बिहार एसटीईटी 2025 की तैयारी करने वाले मेरे सभी साथियों का यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम आपसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे कि एग्ज़ाम्स आपके बिल्कुल नज़दीक है। स्ट्रेस में नहीं रहिए, बिल्कुल किसी चिंतन में नहीं रहिए, बल्कि पढ़ाई पर फोकस करके धीरे धीरे करके कंटेंट को अपने अंदर समेटने की कोशिश कीजिए। बेहतर होगा, इस विश्वास के साथ आप अपने तैयारी में लगे रहिएगा। जिस आदमी में कॉन्फिडेंस और विश्वास रहती है, उसकी आंतरिक व्यवस्था यानी मन की जो व्यथा होती है वो स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग जो आपकी मनोबल है वही जाकर के आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाती है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपको एसटीईटी 2025 के बाद टीआरई 4 में भी साथ आने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन में, जो कि शिक्षण कला यानी कि शिक्षण कौशल अर्थात आर्ट ऑफ टीचिंग, जिसको आर्ट ऑफ एप्टीट्यूड या टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं, उसके इस सेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन होगा। एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, लगातार आप हमारे साथ बने जरूर रहिएगा। प्रश्न पहला है कि पाठ्यक्रम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित रहता है? करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सबसे पहले जरूर याद रखिएगा कि जब कभी भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ने के बाद उसको अंग्रेजी में भी एक बार ज़रूर प्रीव्यू कर लीजिएगा। दोस्तों, ऐसा करने से जो है चीज़ें क्लियर हो जाती है और आसान हो जाता है ऑप्शंस को चुन लेना। तो प्रश्न पहले नंबर आपको पढ़ा था, या फिर से एक बार और पढ़ देते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरल से कठिन। याद रखेंगे, पाठ्यक्रम का निर्माण यदि आप कर रहे हैं या आप किसी भी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं किसी क्लासेस में, तो ज़रूरी है कि सरल से कठिन की तरफ उसको लेकर के चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर था। आइए बढ़ते चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ, और दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, वह प्रश्न है कि अधिगम कला और विज्ञान दोनों है, यानी अधिगम टीचिंग जो है एक आर्ट भी है और विज्ञान भी है। इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे द स्टेटमेंट टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड ऑल्सो एंड साइंस मीन्स। इसका अर्थ क्या है? अधिगम कला और विज्ञान दोनों है, इस कथन का मतलब क्या है? दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण केवल कौशल आधारित है। याद रखेंगे, यानी कौशल क्या होता है, यानी कि उसमें जो आपके पास दूसरे का सही आंसर शिक्षण केवल कौशल आधारित है, यानी अधिगम कला और विज्ञान दोनों है, अर्थात यह कौशल पर निर्भर करता है। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम कला और विज्ञान दोनों है, इस कथन का अर्थ क्या है? द स्टेटमेंट टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड ऑल्सो एंड साइंस, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों, अधिगम कला और विज्ञान दोनों है, इसका मतलब है कि शिक्षण में सृजनशीलता और प्रणाली दोनों की आवश्यकता होती है। अर्थात शिक्षण में सृजनशीलता के साथ साथ प्रणाली दोनों की आवश्यकता होती है। टीचिंग रिक्वायर्स बोथ क्रिएटिविटी एंड सिस्टम, यानी प्रणाली, पद्धति और सृजनता दोनों की आवश्यकता होती है, यह अधिगम के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तीसरा नंबर है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के भावात्मक क्षेत्र का संबंध किससे है? ब्लूम के टेक्सोनॉमी के भावात्मक क्षेत्र का संबंध किससे है? द अफेक्टिव डोमेन ऑफ अ ब्लूम टेक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू। ब्लूम के टेक्सोनॉमी के भावात्मक क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी है? सही आंसर है तीसरे का ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, ब्लूम की टेक्सोनॉमी के भावात्मक क्षेत्र का संबंध दृष्टिकोण और मूल्य अर्थात एटीट्यूड एंड वैल्यूज, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने होगा, चौथा नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि नेप यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 5 3+3+4 संरचना का मुख्य उद्देश्य है।
यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अर्थात नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देखा जाए तो 5+3+3+4 संरचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को चरणबद्ध विकास देना, टू इंश्योर फेजेस डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स। याद रखेंगे नेप 2020 के अनुसार 5-3-3-4 संरचना का उद्देश्य है विद्यार्थियों को चरणबद्ध विकास देना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि चिंतनशील शिक्षण का मूल तत्व क्या है? अंग्रेजी में पढ़ लेंगे। व्हाट इज द कोर एलिमेंट्स ऑफ द रिफ्लेक्टिव टीचिंग। याद रखेंगे चिंतनशील शिक्षण का मूल तत्व क्या है? तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग का जो मूल तत्व होता है वो दिए गए प्रश्न का सही आंसर है 5वें का ऑप्शन नंबर बी, आत्मविश्लेषण। याद रखेंगे चिंतनशील शिक्षण का मूल तत्व आत्मविश्लेषण अर्थात सेल्फ इवेल्युएशन होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रख दिया जाएगा और प्रश्न कहता है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है, यह किसने कहा था? याद रखेंगे अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो भी परिवर्तन आता है इसे ही अधिगम या सीखना कहते हैं। यह किन के द्वारा कहा गया है? 6ठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये थॉर्नडाइक का ये अपना स्टेटमेंट था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि रचनावाद अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित होता है? रचनावाद अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित होता है? कंस्ट्रक्टिविज्म इन लर्निंग इज बेस्ड ऑन। रचनावाद अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित होता है? 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान के निर्माण पर। रचनावाद अधिगम सिद्धांत जो है किस पर आधारित होता है? यह ज्ञान के निर्माण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार STET 2025 के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग अर्थात शिक्षण कौशल के मस्ट इंपॉर्टेंट एक सेट को, जो कि सेट नंबर 11वां होगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कोई भी सेट आपका छूट गया है तो हमारे इस दिए गए यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है STET 2025, उस पर चले जाएं और आप अपने बाकी के सभी क्लासेस को जो है आसानी पूर्वक देख करके और अपने आंकड़ा को बेहतर बनाए रखें। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रो टीचिंग इज। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 8वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराना। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य होता है शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराना, टू प्रैक्टिस द टीचिंग स्किल्स, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो टीचिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द 8 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 9वां नंबर प्रश्न है कि हर्बर्ट ने शिक्षण, याद रखेंगे हर्बर्ट ने शिक्षण की कौन सी 5 औपचारिक अवस्थाएं बताई हैं? हर्बर्ट के अनुसार देखा जाए तो शिक्षण की कौन सी 5 औपचारिक अवस्थाएं होती हैं? 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे हर्बर्ट के अनुसार जो शिक्षण की 5 औपचारिक अवस्थाएं बताई गई हैं उसमें आता है पहले प्रिपरेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन और जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही आंसर है कि हर्बर्ट ने जो शिक्षण की औपचारिक अवस्थाएं बताई थी उनकी संख्याएं 5 थी, जिसमें जो आपके पास प्रिपरेशन है, प्रेजेंटेशन है, एसोसिएशन है, जनरलाइजेशन है एंड एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। NEP 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मूल्यांकन का प्रमुख स्वरूप क्या है? According to NEP 2022, the major form of the assessment is, याद रखेंगे NEP 2020 में मूल्यांकन का प्रमुख स्वरूप क्या है? 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे फॉर्मेटिव एम हॉलिस्टिक जो असेसमेंट होती है वो NEP 2025 में मूल्यांकन के लिए प्रमुख स्वरूप के रूप में जानी गई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक का क्या कार्य है? शिक्षण की प्रक्रिया में फीडबैक का क्या महत्व है? इन टीचिंग प्रोसेस द फंक्शन ऑफ द फीडबैक इज। याद रखेंगे प्रश्न नंबर 11 हम लोग देख रहे हैं शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक का कार्य क्या है? 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुधार के अवसर प्रदान करना। शिक्षण की प्रक्रिया में फीडबैक का कार्य होता है कि सुधार की अवसर प्रदान किए जाए, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द इम्प्रूवमेंट। इट इज द वर्क ऑफ अ फीडबैक इन द
टीचिंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द 11 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों हम यहाँ पर रोकेंगे आपको 10 से 15 सेकंड के लिए। यदि आप बिहार STET 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्जाम्स देने वाले हैं और दोस्तों अभी तक आपका GK GS और आर्ट ऑफ टीचिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमारे यूट्यूब चैनल आपको STET 2025 के लिए 50 मार्क्स के लिए शिक्षण कला और GK GS की PDF ई बुक प्रदान करती है, जिससे आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर से मात्र 130 रुपये में जो है परचेज कर सकते हैं। तो आपको यदि ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोनों ई बुक, जिसमें हर एक बिंदु को कंटेंट के साथ बेहतर तरीके से समझा करके MCQ कराया गया है, प्रैक्टिस सेट कराया गया है। अगर आप इसको परचेज करके और बिल्कुल 100% पढ़ जाते हैं तो इसके आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सूक्ष्म दृष्टिकोण के नज़र आने लगेंगे और 100% हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में आप 50 में 45-46 आंकड़े करने लगिएगा। और कितना भी कठिन क्यों ना हो एग्जाम्स, आप जरूर 40+ के आंकड़े जरूर इस 50 में कर लीजिएगा। यदि आपको चाहिए तो हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर लीजिएगा। तो आइए बढ़ते चलते हैं अपने 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 12वां नंबर है दोस्तों कि किस सिद्धांत में अधिगम रिवार्ड एंड पनिशमेंट पर आधारित है। वह कौन सा सिद्धांत है जो अधिगम में रिवार्ड एंड पनिशमेंट पर आधारित होता है। 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, इसका आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे प्रश्न कहता है दोस्तों कि किस सिद्धांत में अधिगम रिवार्ड एंड पनिशमेंट पर आधारित होता है। उस प्रश्न का सही आंसर है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निपुणता आधारित शिक्षण या महारत आधारित अधिगम का उद्देश्य है। निपुणता आधारित शिक्षण या महारत आधारित अधिगम का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। द एम ऑफ द मास्टरी लर्निंग अप्रोचेज इज, इस 13वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक विद्यार्थी को सफलता दिलाना। निपुणता आधारित शिक्षण जिसको मास्टरी लर्निंग कहते हैं, इसका मुख्य कारण जो होता है आपके सामने निपुणता आधारित शिक्षण या महारत आधारित अधिगम का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे प्रत्येक विद्यार्थी को सफलता दिलाना निपुणता आधारित शिक्षण या महारत आधारित अधिगम का उद्देश्य माना जाता है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है और प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। 14वां नंबर प्रश्न कहता है कि करिकुलम और सिलेबस में मुख्य अंतर क्या है। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। करिकुलम और सिलेबस में मुख्य अंतर क्या है। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलेबस केवल जो होती है विषय सूची होती है, जबकि करिकुलम संपूर्ण अनुभव होता है। सिलेबस इज अ सब्जेक्ट लिस्ट बट करिकुलम इज अ टोटल एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 15वां नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है। व्हेन इज द समेटिव इवैल्यूएशन कंडक्टेड। याद रखेंगे 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम के अंत में योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिगम के अंत में योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षक सहायक का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। अगर ये प्रश्न कंफ्यूज होते हैं तो पढ़िएगा, टीचिंग एड्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर। याद रखें शिक्षक सहायक का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर है रुचि व स्पष्टता बढ़ाने के लिए शिक्षक सहायक का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मानदंड संदर्भित परीक्षण किसे मापता है। मानदंड संदर्भित परीक्षण किसे मापता है। जो क्रिएशन रिफरेंसेस होती है ये टेस्ट करती है किस मेश्योर को। मानदंड संदर्भित परीक्षण किसे मापता है। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व निर्धारित मानक पर उपलब्धियों को जांचने हेतु मानदंड संदर्भित परीक्षण को ये प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न कहता है कि नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। याद रखेंगे बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न है कि नैदानिक जो आपके पास नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। द पर्पस ऑफ द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम कठिनाइयों की पहचान करने के लिए नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य किया जाता है। दोस्तों कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर अभी तक आपने आर्ट ऑफ टीचिंग और जीके जीएस आपका कंप्लीट नहीं है और आप कंफ्यूज हैं कि आखिर हमें कैसे इसकी तैयारी करना चाहिए, तो दोस्तों आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि समय को आप ज़या ना कीजिए, समय के साथ नहीं खेलिए। आपको अगर बाद में ये करना है, परचेज करना है, अगर आप कंफ्यूज हैं तो
इससे मात्र 130 रुपये में आप खरीद करके अपने इस कन्फ्यूजन को दूर रखिए और आश्वस्त हो जाइए। आप आखिर बाद में खरीद कर क्या करेंगे जब इसमें समय निकल जाएगा। तो सही समय पर आप जो है नोट्स को परचेज करके उसको तैयारियां कर लीजिए और अपने तैयारियों को बिल्कुल एक कंट्रोल में रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ रहिए कि आपको एग्जाम्स 100% क्लियर करने हैं। प्रश्न 19 का कि कौन सी विधि विद्यार्थी केंद्रित मानी जाती है? विच मेथड इज द कंसीडर लर्नर सेंटर्ड? याद रखें कि 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिस्कशन मेथड जो होती है वह विधि विद्यार्थी केंद्रित मानी जाती है। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि टीम टीचिंग में मुख्य बल होता है। टीम टीचिंग में मुख्य बल क्या होता है? टीम टीचिंग इज मेनली एम्फेसिस। याद रखेंगे 20वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टीम टीचिंग में जो होती है मुख्य बल एक दूसरे के सहयोग पर जो है केंद्रित होती है। अगला क्वेश्चन जो होगा दोस्तों, कभी अगर आपके हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए गए तो क्वेश्चनों की जो स्थिति होगी ये कथन और कारण पर बन जाएगा। तो कथन और कारण वाले क्वेश्चन भी आपके दिमाग में रहने चाहिए। प्रश्न है कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है। कारण कहता है व्यक्ति का अनुभव समय के साथ बढ़ता है, बिल्कुल सही है। अधिगम जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है और व्यक्ति जैसे जैसे उसका समय बढ़ता जाता है और उसकी समय बढ़ता जाता है उसके पास अनुभव जो है बढ़ती जाती है। ए और आर दोनों सही है, यानी दोनों सत्य है और आर सही कारण बताता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। जब बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन होगा तब ये प्रश्नों का लेवल रहेगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करने का उपकरण है। प्रश्न आपके सामने है कि ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है वह शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करने का उपकरण है, ये सही आंसर है। यह केवल परीक्षा प्रणाली को नियंत्रित करती है, यह कारण है। कथन कर रहा था कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो होती है शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करने का उपकरण है, ये बात सही है। यह केवल परीक्षा प्रणाली को नियंत्रित करती है, ये गलत बात है। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यानी सत्य है, इसका कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 22वें का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और प्रश्न कहता है कि कथन ए कहता है कि मूल्यांकन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। मूल्यांकन जो होती है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। कारण कहता है यह केवल बौद्धिक क्षमता को मापता है। आपके पास कथन था कि मूल्यांकन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, यह केवल बौद्धिक क्षमता को मापता है, तो ये तो सही है लेकिन यह केवल बौद्धिक क्षमता को मापता है, ये गलत है। अर्थात ए सत्य है और आर इसका गलत हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ और 24वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ टीचर? याद रखेंगे 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जहां पर वह सिखा रहा है वह सीखने के लिए एक बेहतर वातावरण बना दे, क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट। अगर उसके पास गुण है तो वह शिक्षक जो है एक महत्वपूर्ण अपने कार्य को संपादित कर रहा है। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पियाजे के अनुसार अधिगम किस प्रक्रिया पर आधारित है? पियाजे के अनुसार अधिगम किस प्रक्रिया पर आधारित है? अकॉर्डिंग टू पियाजेट लर्निंग इज अ बेस्ड ऑन। 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे जो एडेप्टेशन होती है जिसमें एसिम्बलेशन और एकोमोडेशन आती है वह पियाजे के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया पर आधारित मानी जाती है। एडेप्टेशन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि जो गैगने की अधिगम प्रक्रिया में पहला चरण क्या है? गैगने की अधिगम प्रक्रिया में पहला चरण कौन सी मानी जाती है? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गेन अटेंशन। गैगने की अधिगम प्रक्रिया में पहला चरण जो होती है वह गेन अटेंशन को मानी जाती है। 27वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि संज्ञानात्मक शिक्षुता किस पर बल देता है? अगर हिंदी में कंफ्यूजन हो रही है तो अंग्रेजी समझिएगा। कॉग्निटिव जो अप्रेंटिसशिप होती है वो एम्फेसिस करती है। संज्ञानात्मक शिक्षुता किस पर बल देता है? सही आंसर है 27 का ऑप्शन नंबर बी अनुभवजन्य अधिगम पर। संज्ञानात्मक शिक्षता किस पर बल देगी? अनुभवजन्य अधिगम पर। लर्निंग थ्रू द गाइडेड एक्सपीरियंस, यानी कि 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मूल्यांकन के प्रतिक्रिया पास का अंतिम चरण क्या है? अंग्रेजी में समझिए। व्हाट इज द फाइनल स्टेज ऑफ द फीडबैक लूप इन इवेल्युएशन? याद रखेंगे मूल्यांकन के प्रतिक्रिया पास का अंतिम चरण क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है टेस्टिंग। जो इंप्रूवमेंट होती है यानी कि सुधार करना, मूल्यांकन की प्रतिक्रिया पास का अंतिम चरण मानी जाती है।
29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम का तात्पर्य क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड रिफरेस टू, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मतलब क्या होता है। 29 का सही आंसर है शिक्षण के प्रति प्राकृतिक रुचि। याद रखेंगे 29 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है कि शिक्षण अधिगम का तात्पर्य शिक्षक के प्रति प्राकृतिक रुचि। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने और अंतिम क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ करके जाता हूं और ईमानदारी पूर्वक बताने हैं कि आप जो ये 30 प्रश्न किए हैं उसमें आप कितने सही कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जितने ईमानदारी पूर्वक हमें कमेंट करके बताएंगे कि हमारे इतने सही हो रहे हैं उस हिसाब से हम अगला क्लास लेंगे। इसलिए ईमानदारी पूर्वक जो भी आपका 30 में आंकड़े आ रहे हैं आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। और फाइनल नंबर क्वेश्चन जो है 30वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़कर जाते हैं। देखना यह है कि कौन कौन सही आंसर करते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम में मुख्य रूप से क्या किया जाता है। इन फ्लिप्ड क्लासरूम व्हाट इज मेनली हैपेंस। याद रखेंगे इसका आंसर आप लोग को हमें कमेंट करना है कि फ्लिप्ड क्लासरूम में मुख्य रूप से क्या किया जाता है। शिक्षक केवल पढ़ाते हैं, विद्यार्थी घर पर सीखते हैं और कक्षा में चर्चा करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन होता है या कोई मूल्यांकन नहीं होता है। दोस्तों यदि आप लास्ट तक वीडियो देख लिए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसके बाद बीपीएससी टीआरई 4 में भी आपके काम आने वाले हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे अपने नए अगले सेट के साथ। जय हिंद।